हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्क्स के कौन से सवाल आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यार फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के साथ, फटाफट से चीज़ों को खत्म करेंगे, है ना। बहुत छोटा सा सेशन होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होगा, और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। आपके बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जितने भी स्ट्रैटेजी सेशन, जितने भी 1 मार्कर 2 मार्कर, जितने भी मैराथन्स, वो सारा कुछ यहीं पे मिलेगा आपको। तो मेक श्योर कि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी, चलो। सो यार बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। ये सारे के सारे सेशंस आप लोगों के लिए प्लान किए गए हैं, तो इन सबको देख लेना, एक बारी चेकआउट कर लेना सभी सेशंस को। बाकी बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, देयर आर 44 बॉयज एंड 32 गर्ल्स इन अ क्लास। These students arranged in a row for a prayer in such a way that each row consists only either boy or girls and every row contains an equal number of students. Find the minimum number of rows which in which all the students can be arranged. देखो ऐसा एक सवाल आपके पास दिया गया है। रियल नंबर का ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम आता है रियल नंबर से, जिसमें आप लोगों को एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। अब हमें पता नहीं चल पाता कि यार कहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, कहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका मैंने एक बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको बताया। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मिनिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे या एलसीएम निकाल लेंगे। इस तरीके से कई जगह पे सिखाया जाता है कि जब मिनिमम होगा तो एलसीएम निकाल लेना, मैक्सिमम होगा तो एचसीएफ निकाल लेना। इस तरीके से मतलब कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती। वो हर जगह वैलिड नहीं होता है बच्चों, वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताऊंगा जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। कहते हैं कि आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, बॉयज़ कितने आप लोगों के पास 44 बॉयज़ है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, गर्ल्स की बात करूँ तो वो कितनी है, 32 गर्ल्स है। अब उनको आपको किसी रो में अरेंज करना है, ठीक है ना। मान लो ये आपने कुछ नंबर ऑफ रोज में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अगर मैं बात करूं बेटा एक रो में कितने बच्चे होंगे, कितने चिल्ड्रन होंगे, कितने बच्चे होंगे एक रो में कितने, और हर रो में या तो हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, और या तो बॉय होना चाहिए या तो गर्ल होना चाहिए। मान लो इस रो में मैंने बॉय अरेंज किए, इस रो में मैंने गर्ल अरेंज किए, फिर इसमें बॉय और इसमें गर्ल। तो एक रो में जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे या जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे वो बराबर होने चाहिए, पहली चीज। अब मैं बस आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, एक चीज जानना चाहता हूं, ये जो नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकालेंगे एक रो में, क्या ये 44 से ज्यादा होंगे? एक रो में क्या 44 से ज्यादा बॉयज आ सकते हैं, या फिर एक रो में 32 से ज्यादा गर्ल्स आ सकती हैं? आप बोलोगे भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लड़के ही 44 है तो कहां से घुसाओगे 44 से ज्यादा, इसमें नहीं घुस पाएंगे ना। तो आपको एक रो में 44 और 32 से कम बच्चे घुसाने पड़ेंगे, है ना। ऑब्वियस ही बात है, एक रो में 44 और 32 से क्या करना पड़ेगा, कम बच्चे घुसाने पड़ेंगे। कम का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या है, इन दोनों नंबर से छोटा नंबर आपको यहां पे रखना पड़ेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो इन दोनों नंबरों से छोटा नंबर होगा। बस आपको यही पता लगाना है कि आपको छोटा नंबर निकालना है या बड़ा नंबर निकालना है। और जब भी आपको छोटा नंबर निकालना होता है तो उस केस में आपको एचसीएफ निकालना, और कभी अगर आपको बड़ा नंबर निकालना पड़े तो उस केस में आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी चीज ये मत सोचना कि यहां पे मिनिमम लिखा है इसलिए हमें छोटा नंबर निकालना है, नहीं, वो अलग ही है, ठीक है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है ना। वो मतलब कहीं कहीं पे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है, बट आप बस ये निकालना सीख गए कि कहाँ पे छोटा नंबर है और कहाँ पे बड़ा नंबर हमें लगाना है, तो उसके आगे जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 11।
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 अगर मैं निकालता हूं तो 2 से डिवाइड करोगे 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर 2, यानी कि ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं HCF की, तो HCF आप लोगों के पास कितना हो जाएगा बेटा 2, जो दोनों में कॉमन है, और उसकी मिनिमम पावर यानी कि 2 की पावर 2, और वो कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो HCF आप लोगों के पास आ गया 4, यानी कि एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, एक रो में कितने बच्चे होंगे बेटा 4 बच्चे होंगे, एक रो में 4 बच्चे होंगे। अब वो चारों लड़के होंगे और चारों लड़कियां होंगी। फिर उसने ये बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ऑल द स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड। अब आपको नंबर ऑफ रोज भी निकालनी है। ये तो एक रो में 4 बच्चे, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। उसने बोला नंबर ऑफ रोज निकालो। अब मान लो नंबर ऑफ रोज फॉर बॉयज, लड़कों के लिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा x है मान लो। अब अगर एक रो में 4 बच्चे हैं, एक रो में 4 बच्चे हैं, तो x रोज में कितने हो जाएंगे, x इंटू 4 बच्चे हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास, है ना, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज के इक्वल होगा ना। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ गई, 11 आ गई, यानी कि 11 रोज होंगी बॉयज के लिए। जो लड़के हैं वो कितने रो में आएंगे, 11 रोज में आएंगे। अब अगर मैं नंबर ऑफ रोज दूं गर्ल को, रोज मतलब गुलाब वाला रो नहीं भाई, कहीं सोचो, नंबर ऑफ रोज दूं गर्ल को, नंबर ऑफ रोज रो ये वाला रोज, ठीक है, फॉर गर्ल्स के लिए कितनी रोज है, मान लो लड़कियों के लिए कितनी रोज है, वाई रोज है, ठीक है। अब एक रो में अगर 4 बच्चे हैं तो वाई रोज में कितने बच्चे होंगे, 4 इंटू वाई, है ना। और ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा। तो 8 4 32, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास बेटा 8। यानी कि कितनी रोज हो जाएंगी लड़कियों के लिए कितनी रोज हो जाएंगी, 8 रोज हो जाएंगी। लड़कों के लिए कितने रोज होंगे, 11 रोज होंगे, और लड़कियों के लिए 8 रोज होंगे। क्लियर है इतना फंडा बस। अब 11 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रोज आपके पास कितनी हो जाएंगी, 19 रोज में आप इन सभी जनता को बिठा दोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो। कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। अब आप लोगों के पास ये है, कह रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वैल्यू, इन दो की वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है। बहुत सिंपल है। देखो कभी भी ऐसा ऊटपटांग सा सवाल आए ना, तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें। कह रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है बेटा, एक है अल्फा और एक है बीटा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, वैसा नहीं होगा, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से निकालने जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, बट मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर नहीं पाओगे इसका। तो कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, आप रिलेशनशिप वाले तरीके से करोगे, है ना। बताया था ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, गाना भी सुनाया था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है बेटा 5, माइनस बी अपॉन ए। ए कितना है बेटा 5, तो 5 से 5 कटेगा, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा वो क्या हो जाएगा आपके पास, c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है बेटा, c है हमारे पास 1 और a कितना है 5। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। सॉर्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं वो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा -2/5। 5 इंटू 1 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3/5। तो 3/5 आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। दूसरा है आपके पास अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बिल्कुल लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा आप लोगों को दिया गया है कितना, -1, और ये है 1/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, -5। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है बिटवा।
आओ बढ़े आगे। The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? कह रहे हैं कि 2 डिजिट का कोई नंबर है। सबसे पहले कहानी सुनो। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, मान लो आप लोगों के पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप उठा सकते हो। मान लो आपने 63 उठाया। अब ये जो 3 है ना बेटा, ये यूनिट प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? ये यूनिट प्लेस पे। और ये जो 6 है ना बेटा, ये टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। अब इसमें क्या है, ये जो 2 डिजिट का नंबर बनता है, बनता कैसे है बेटा? 60 + 3 से, यानी कि 6 × 10 + 3, इस तरीके से ये नंबर आपके पास फॉर्म होता है। तो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जा और दोनों को ऐड करते हैं, तब जाके आपका 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होता है। सबसे पहले तो ये कहानी सुनो कि 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है। क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि कोई भी अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, जब मैं उसको रिवर्स करूंगा और ऐड करूंगा तो मेरे पास 66 मिलेगा, और उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 2 है। उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई, तो आपको अगर नंबर निकालना है, आपको क्या निकालना है? नंबर निकालना है। तो उस नंबर के लिए आपको उसकी डिजिट्स पता होनी चाहिए। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? मान लो x है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? मान लो x है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, और जो डिजिट टेंस प्लेस पे है वो क्या है बेटा? मान लो y है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज x, एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है? y है। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करता हूं, जो नंबर है वो नंबर कैसा फॉर्म होगा आपके पास? 10 × y, 10y + x। इस तरीके से आप लोगों का ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। जो भी आप लोगों का नंबर होगा वो आप लोगों के पास होगा 10y + x। इस तरीके से ये आपका नंबर फॉर्म होगा। ठीक है, आ जाओ। अब उसने जो बोला है, क्योंकि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस वाले को यूनिट से। अब उसने बोला रिवर्सिंग नंबर, एक और टर्म आई है रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो क्या होगा वो समझो। देखो, रिवर्सिंग नंबर का मतलब क्या है? अगर आपके पास 63 कोई नंबर है तो रिवर्सिंग का मतलब 3 आगे आएगा, 6 पीछे चला जाएगा। और ये जो रिवर्सिंग नंबर होगा ये कैसे होगा? अब 3 अगर टेंस प्लेस पे आ गया है तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 यूनिट प्लेस पे तो 6 को 1 से, फिर इनको ऐड करोगे तो ये, यानी कि जो डिजिट यूनिट पे थी वो टेंस पे आ गई, और जो टेंस पे था वो यूनिट आ गया। तो रिवर्सिंग नंबर कैसे बनेगा बेटा? रिवर्सिंग नंबर कैसे बनेगा आपके पास? 10x + y। ये इधर, ये y की जगह पे और y इसकी जगह पे आएगा। ये आपके पास क्या है? रिवर्सिंग नंबर है। इतनी बात समझ में आई? अब उसने बोला है, अब क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले कभी भी 2 डिजिट का नंबर का कोई भी सवाल आए, ये इतना काम पहले कर देना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। कह रहा है कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, ये जो ओरिजिनल नंबर है क्या है? 10y + x, और जो रिवर्स करके नंबर आया है क्या आया है? 10x + y। इन दोनों डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूं तो अपने पास आ जाएगा 66। अब 10y + y कितना हो जाएगा? 11y + 11x = 66, और 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो y + x आ जाएगा आपके पास 66, और ये हो जाएगा आपके पास 6। तो x + y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है? 6 आ गई है। x + y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई है? 6 आ गई है। सॉर्टेड है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला गया है इफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। अगर ये जो 2 डिजिट्स है, ये जो 2 डिजिट्स हैं x और y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो आपको वो नंबर निकालना है। अब देखो, एक कहानी समझो। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, डिफरेंस मतलब x - y, 2 डिजिट है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, ये उसने बोला है।
बट क्या आपको पता है, आपको एक चीज़ तो पता है, आगे जो आएगा वो बड़ा नंबर होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा ना। बट क्या आपको पता है कि x बड़ा है या y बड़ा है? आपको तो नहीं पता ना। तो आप दोनों केसेस लोगे, आप ये दोनों केसेस लोगे। कभी भी अगर डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस की बात आ जाए और आपको पता नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, और अगर आप बोल दो कि हम ये मान लेते कि x बड़ा है, अगर x बड़ा है तो ज़रूरी थोड़ी है वो यूनिट प्लेस पे ही आएगा, वो टेंस प्लेस पे भी तो आ सकता है ना। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आपको ये चीज़ पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इसलिए आप ये दोनों इक्वेशंस लोगे। तो टोटल मिला के आपके पास 3 इक्वेशन हो गई। एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, दोनों बारी में आंसर लगभग आपका सेम आएगा। अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, तो x आ जाएगा आपके पास 4, और अगर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो y आ जाएगा 2। एक तो ये आ गया। दूसरा आएगा आपके पास x प्लस वाई, अगर आपके पास 6 है और y माइनस एक्स, इसको मैं y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ ना। y प्लस एक्स अगर आपके पास 6 है तो y माइनस एक्स आपके पास कितना है बेटा 2 है। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो 2y आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4, और x की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x अगर 4 है तो y 2 है, और x अगर 2 है तो y कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब अगर आप अपना नंबर निकालना चाहते हो, अगर आप अपना नंबर निकालना चाहते हो तो x को 4 सब्सटीट्यूट करो, y को 2 सब्सटीट्यूट करो तो 24 आएगा, और अगर मैं y को 4 और x को 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 42 आएगा। ये दोनों के दोनों केसेस, दोनों के दोनों आपके पास पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, बच्चों को बहुत परेशान करता है इस टाइप का सवाल, तो इसको इस तरीके से फरमाया जाएगा। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m एंड सेकेंड थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू n, देन प्रूव दैट दिस। आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा m है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m है, और साइन थीटा और सेकेंड थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना है n है। आपको कुछ कुछ चीजें मतलब प्रूफ करनी है, तो आप एक काम करो, आप LHS से शुरुआत करो, और आपको ये जो प्रूफ करना है सबसे पहले मैं निकालता हूँ L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर माइनस 1, है ना। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट M स्क्वायर माइनस 1 निकालने की कोशिश करता हूँ। M की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 1, साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना n से भी मल्टीप्लाई करना है। किससे? n से भी मल्टीप्लाई करना है, n m स्क्वायर माइनस 1 ये निकालना है। और n क्या है बेटा आपके पास? n है आपके पास सेकेंड थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ना मुझे ना ये सेकेंड और कॉसेक अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या किया, सेकेंड थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, और कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन मैंने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इधर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा।
अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, m के बराबर है, m के बराबर है। तो आपके पास ये वाला टर्म था n m स्क्वायर माइनस ये आपके पास 2m के इक्वल प्रूफ हो गया। तो आप लिखोगे n m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m, हेंस प्रूफ्ड। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है रामू, आ जाओ अगला सवाल। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 300 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अरे ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है गाइस, 600 और 300 लिख दिया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। देखो दो चीजें हैं आपके पास, एक बिल्डिंग है एक टावर है। अब एक क्या है आपके पास, बिल्डिंग है और एक टावर है। सबसे पहले ना इसका फिगर समझो, आप एक चीज को समझो। यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं मैं। देखो ये चीज है, आप एक चीज को समझो। मान लो ये एंगल है आपके पास कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज को समझो, जैसे जैसे ये पॉइंट आगे आएगा बिल्डिंग की तरफ तो ये एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये बिल्डिंग की तरफ ये पॉइंट आएगा तो एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट फिक्स है और आप एंगल इंक्रीज करना चाहते हो तो हाइट भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये जो थीटा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट है, थीटा के सामने वाली जो हाइट है। अगर इस पॉइंट से आप एंगल मेजर करोगे तो इस पॉइंट से जो हाइट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके एंगल के। मतलब थीटा बढ़ेगा तो हाइट भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी सेम पॉइंट से। और अगर बिल्डिंग के पास लाओगे पॉइंट को तो वो आपका उस तरीके से एंगल बढ़ाएगा। अब कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक है बेटा बिल्डिंग और एक है टावर। हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। अब आपको बोला क्या गया है, द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बिल्डिंग, ये मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टावर की हाइट आपको दी गई है बेटा 50 मीटर, ये मैंने मान लिया 50 मीटर। और क्या बोला गया है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और टावर के टॉप से जो बिल्डिंग के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये चीज है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, ये मैंने मान लिया है x। अब सबसे पहले आप क्या करो, अपने इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इसका नाम मैंने दे दिया है ए बी और सी। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो tan 30 डिग्री, 30 है ना, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बेटा BC है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। x हमें निकालना है और ये BC हमको मालूम नहीं है, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √3 को इधर भेज दो, x इंटू √3, ये आपके पास BC का वैल्यू आ गया, ठीक है। आ जाओ अगला। अब आप लोग इस वाले ट्राइंगल में देखो DBC में, इस वाले ट्राइंगल में देखो DBC में, तो इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, तो tan 60 डिग्री जो होगा वो आप लोगों के पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 50 है और बेस कितना है बेटा BC है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। BC की वैल्यू कितनी है, x √3। √3 को इधर भेजोगे तो √3 इंटू √3, मतलब ये √3 है इंटू x √3, और ये कितना है बेटा आपके पास 50 है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 50, और ये आपके पास आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 50 अपॉन 3। तो 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो इतना आपके पास, इतना मीटर, 16 पॉइंट समथिंग आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब आप एक चीज़ को समझो,
अगर ये डिस्टेंस फिक्स है ना, तो आपको एक चीज़ दिख गई कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो टावर की हाइट से छोटी है, इसीलिए टावर के सामने जो एंगल लिया है मैंने वो 60 डिग्री का एंगल लिया है। आपको ये तो बताया गया था ना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के फुट से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, और टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि टावर 30 डिग्री छोटा है, 60 डिग्री बड़ा है, तो इसके सामने वाला जो हाइट होगा वो बड़ा होगा, इसके सामने वाला जो हाइट होगा वो छोटा होगा। इसीलिए जब आप फिगर बनाओगे तो बिल्डिंग को थोड़ा छोटा बनाना, टावर को थोड़ा बड़ा बनाना। समझे बाबू? चलो, अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित वेदांतु आप लोगों को दे रहा है फ्री मॉक टेस्ट पेपर। फ्री मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट के 3, मतलब हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, साइंस के 3, इंग्लिश के 3, एसएसटी के 3, मैथ्स के 6 क्यों 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के, 3 बेसिक मैथ्स के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी फीस 1000 रुपये है, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कैसे आप इन, और ये पूरा का पूरा सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जब हमने पिछले कई सालों से ये पेपर बच्चों को दे रहे, तो वो लगभग आपका 80 से 90% पेपर इन्हीं मॉक टेस्ट से आता है, जो हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है इसको, आपको बस वेदांतु में एनरोल करना है विदाउट एनी फीस। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो ना, उस लिंक पे क्लिक करो और वो आपको साइन अप करने को बोलेगा, बस वो साइन अप करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये सारा काम होगा, 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, और घर पे बैठे बैठे आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा। जो लिंक आप लोगों को दिख रहा है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है ना, उस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना क्या नाम है इसका, लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हाँ साइन अप करो। साइन अप करने के बाद आप एनरोल हो जाओगे, और उसके बाद आप लोगों को ऐसा दिखेगा, माई टेस्ट पे जाओ, लाइव एंड अपकमिंग टेस्ट पे जाओ, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस देखना है देखो, अटेम्प्ट करना है टेस्ट तो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार्ट टेस्ट करना है। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद आप अपने आंसर्स की फ़ोटो खींच के यहाँ पे इस तरीके सबमिट एंड एंड कर सकते हो। सबमिट करने के बाद अगर आप लोग आंसर्स को डाउनलोड करना चाहते हो विद मार्किंग स्कीम, तो यहाँ मोर पे जाओ। मोर पे जाने के बाद आपको कंटेंट लाइब्रेरी दिखेगा। कंटेंट लाइब्रेरी के बाद जो भी टेस्ट आपने दिया होगा वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और इनका आप सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो किसी भी मॉक टेस्ट पेपर का। तो ये आप लोगों को इस तरीके से फिर 3 मॉक टेस्ट पेपर है तो रीड करो, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको। मार्किंग स्कीम के साथ ये आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अगला सवाल कह रहा था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। 2 नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स का सम क्या है, 15 है, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम इज 3/10। तो लेट द टू नंबर्स, आपको 2 नंबर्स बताने हैं, 5 to 10 मिनट्स, आपको 2 नंबर्स बताने हैं। एक आपने x अज्यूम कर दिया एंड एक आपने x अज्यूम कर दिया एंड सेकंड नंबर विल बी y, है ना। तो एक नंबर आपका x हो गया, एक नंबर आपका y हो गया। अब उसने बोला है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 15 है, और इनका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि 1/x + 1/y। इनका जो रेसिप्रोकल का सम है वो कितना है, 10 है, 3/10 है। ठीक है, कितना है, 3/10 है। तो अब आप लोगों को कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। कभी भी अगर आपके पास ऐसा आए ना, तो y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगा 15 - x। कितना हो जाएगा, 15 - x। अब उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 1/x + 1/y, यानी कि 15 - x = 3/10। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसको इधर भेज के, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 - x + x डिवाइडेड बाई 15 - x इंटू x = 3/10। -x + x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 15x - x² = 3/10।
10, 3 से काटोगे ये 5 हो जाएगा और इसको इधर भेजोगे ये 50 हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 15 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 15x माइनस, है ना। तो सब कुछ इधर भेज दो RHS में, तो ये 15x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 50 इधर पहले से था इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर आपके पास पहले से था, 50 को आपको ब्रेक करना है, 50 को आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे बेटा, 10 × 5 में, सो -10x -5x में आप इसको ब्रेक कर सकते हो और उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x - 10 बचेगा, यहाँ पे -5 कॉमन लोगे तो x - 10 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल्स टू 0। x - 10 आपने दोनों से कॉमन ले लिया और x - 5 बच गया। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की दो वैल्यू, एक 10 है एक 5 है, तो y की वैल्यू भी आपके पास दो आ जाएगी। अगर आप x को 10 रखोगे तो y आ जाएगा 5 और अगर आप x को 5 रखोगे तो y आ जाएगा आपके पास 10। ठीक बा, ऐसा करोगे तो फिर नंबर पाओगे। चलो अगला सवाल, कितने सवाल बच गए भाई, अरे भाई इधर आ जा, कहाँ से दिखता है, यहाँ से दिखता है, ओह अभी तो रहते हैं 2-3 सवाल और रहते हैं। चलो फटाफट से थोड़ा निपटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि किसी और की क्लास भी है। चलो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है सेंटर पे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो ये जो सेक्टर का एरिया है ये निकालना है आपको। बहुत सिंपल है, θ/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r कितना है 21 इंटू 21। सेक्टर भी निकालना और लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। इसको काटोगे 6 हो जाएगा, इसको काटोगे 7 3 21, 2 पे 11, सो 11 इंटू 21 आपके पास आ जाएगा 1 3 231 आ जाएगा शायद आपके पास, है ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते, सही की है कैलकुलेशन, 231, है ना। ऐसे ही आप लोगों को लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास θ/360 इंटू 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है 21, सो 7 3 21, 6 और 3 से काटोगे 2, 2 से 2 काटोगे तो 22 सेंटीमीटर आप लोगों के पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अगला सवाल आप लोगों के पास बहुत बढ़िया सा सवाल है और ये सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि PA एंड PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। दो टेंजेंट्स है आपके पास, एक PA और PB, और ये इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बेटा क्योंकि रेडियस बराबर होते हैं तो ये एंगल भी 30 का हो जाएगा और ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, 30 + 30 सॉरी 60, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इधर वाला एंगल 120। अब आपको पता है यार ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 30 है तो इधर 60 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये अगर 120 है तो क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनता है ना ऐसा, ये 90 है, ये वाला 90 है, इधर वाला 120 है, तो ये सामने वाला कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये सामने वाला एंगल आपका कितना आ गया 60। अब इसको आप एक चीज को समझो, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल भी कितना है 60 है, तो ये जो बना आप लोगों के पास ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब कॉर्ड की लेंथ 6 थी तो इसकी टेंजेंट की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आपको रेडियस भी निकालना है। रेडियस आप कैसे निकालोगे, रेडियस आप ऐसे निकालोगे, ये पॉइंट P है, ये A है और ये O है, मैंने बस बीच से ऐसे एक दीवार बना दी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि पूरा का पूरा 120 था तो ये आधे में ब्रेक हो जाता है ना। ये 90 डिग्री का है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बाजू वाला बेस, तो ये रेडियस आपको निकालना है। ये परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 6, तो बेस निकालना, तो tan 60 लग जाएगा। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 6/बेस, बेस यानी कि OA। tan 60 होता है बेटा √3 इज इक्वल्स टू 6/OA। OA हो जाएगा आपके पास 6/√3 और √3 को अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 2√3। तो रेडियस जो है आप लोगों के पास 2√3 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करना है। अब आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल
और ये सवाल क्या कहता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसका मीडियन आपको दिया गया है 34.5। तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिसके बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो ये लाई कर रहा है 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में। तो ये वाली क्लास आप लोगों की मीडियन क्लास हो जाएगी। ये वाली क्लास आप लोगों की मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास अगर आपको पता चल गई तो अब आपको क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टेबल भी बनाना है। कैसा वाला? लेस देन टाइप वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF का टेबल कैसे? पहले वाला एज इट इज, फिर ऐड करते चलो। 5 और 3 8, 8 में 11 ऐड करोगे 19, 19 में 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 19 29, 29 में x ऐड करोगे तो 29 प्लस x हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो 32 प्लस x हो जाएगा, और इसमें और ऐड करोगे 2 तो ये हो जाएगा 34 प्लस x हो जाएगा। ऐसा आप लोगों के पास ये चीज़ बन जाएगा। तो मैं इसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बन गया आपका। अब आप लोगों के पास क्या है, ये आपकी मीडियन क्लास है ना। तो मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट होता है L। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका f हो जाता है, वो आपका f हो जाता है। और मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका CF होता है। ठीक है ना, वो क्या हो जाता है आपके पास? CF हो जाता है। और आपके पास n क्या होता है? n होता है ये लास्ट वाला नंबर 34 प्लस x। तो आपके पास फॉर्मूला था L प्लस 10/10। ये 10/10 क्यों किया भाई? L प्लस n/2 माइनस CF। अच्छा F इंटू एच, हाँ F इंटू एच, अच्छा हाँ इसलिए ये क्या है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 और हाइट भी है आपके पास 10। फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करोगे आंसर निकल जाएगा आपके पास 30। अब ये आप लोगों के पास एक सवाल है, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो बेटा, आप लोगों के पास बोला गया है कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर होगा। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 90 डिग्री के हैं। ये एंगल बी इस वाले ट्राइंगल का, इधर वाले ट्राइंगल का, और एंगल सी इधर वाले ट्राइंगल का इक्वल है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल क्राइटेरिया से। बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है जी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर आप लोगों को टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना आप कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, इस सेशन के नोट्स, किसी भी सेशन के नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। बाय बाय।